नमस्कार भाई और बहनों। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है, और अगर इत्तेफाक से संबंध आता भी है तो वो एक संयोग समझे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं दहेज में एक पलंग लेकर आई थी, लेकिन सास ने उसी रात पलंग कमरे से बाहर निकलवा दिया और बाहर खड़ी नौकरानी को दे दिया और बोली, हमारे यहाँ पलंग पर कोई नहीं सोता, बल्कि सब जमीन पर सोते हैं। मुझे ये सब बहुत अजीब लगा, लेकिन मैं चुप हो गई, क्योंकि मेरे पति ने कहा था कि माँ अगर कुछ भी कहे तो तुम उफ तक मत करना, वरना तलाक दे दूंगा। तभी सास ने मुझे एक चादर और एक तकिया दिया और बोला, आज से इसी पर सोना। मैं मान गई, लेकिन सुबह जब आंख खुली तो जान निकल गई, क्योंकि चादर में तो मैं दुल्हन के रूप में स्टेज पर बैठी अपने पति को देख देख कर भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी कि उसने मुझे सबसे अच्छा आशीर्वाद दिया है। शादी के बाद जब विदाई का समय आया तो पिताजी मेरे सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटी अब हमने तुम्हारी शादी कर दी है, अब बस उस घर से तुम्हारी अर्थी उठनी चाहिए। मैं मन में दृढ़ संकल्प लेकर घर से निकली थी। शादी के दिन ससुराल पहुंचने के बाद सब रीति रिवाज हो गए और मैं पलंग पर बैठकर अपने पति का इंतजार कर रही थी। जब दरवाज़ा खुला तो अजय कमरे में दाखिल हुआ और बोला, शीला, मेरी माँ जैसे कहेगी वैसे ही करना। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैंने आज तक उनकी कोई बात नहीं टाली है। मैं तुमसे भी यही चाहता हूँ कि तुम भी उनकी कोई बात न टालो। मैंने सिर हिलाया तो थोड़ी देर बाद मेरी सास भी कमरे में आ गई थी। वो बोली, बहू जल्दी से इस पलंग से उठ जाओ। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। अजय बोले, शीला तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? माँ ने क्या कहा? मैं हड़बड़ा कर अपना भारी भरकम लहंगा संभालती हुई खड़ी हो गई थी। मेरी सास ने नौकरानी से कहा, ये पलंग बाहर ले जाओ, और खुद मेरे लिए जमीन पर एक चादर बिछाकर बोली, आज रात तुम इसी चादर पर सोओगी। हमारे यहाँ यही रिवाज है कि नए नवेली दुल्हन चादर पर ही सोती है। मुझे अपनी सास की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, लेकिन अजय का ख्याल करके मैं चुप हो गई थी। सुबह उठकर जैसे ही चादर पर नजर पड़ी तो पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी, क्योंकि वहाँ तो मेरा नाम शीला है। मैं पूरे घर की लाडली थी, माँ की जान, पिताजी के जिगर का टुकड़ा, तो भाभी की सबसे अच्छी दोस्त भी थी। मैं बड़े प्यार में पली बड़ी थी। मैं जानती थी कि अगर मैं पूरे घर को भी आग लगा दूं तब भी मुझे कोई कुछ ना कहता। घर में क्या पकाना है ये तक मैं तय करती थी। मैं पूरे घर की राजकुमारी थी। मेरी कोई फरमाइश भी रद्द नहीं की जाती थी। एक दिन भाभी अपने मायके कुछ दिनों के लिए रहने के लिए जा रही थी, तो मैंने उसे मना कर दिया, आप मत जाओ, क्योंकि मेरा दिल आपके बिना नहीं लगता। भाभी का जाना भी ज़रूरी था, इसलिए भाई बोले, शीला भाभी को जाने दो। अगर तुम भी जाना चाहती हो तो चले चलो, अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। मैं तुरंत तैयार हो गई और अपना बैग तैयार करके भाभी से पहले ही गाड़ी में जाकर बैठ गई थी। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे भाभी मुझे अपने साथ लेकर जाना नहीं चाहती थी। एक दो बार मन में आया कि गाड़ी से उतर जाती हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे इतना ढीठ बना दिया है कि किसी की परवाह ही नहीं करती थी। जो दिल में आया बस वही कर डाला। मैं भाभी के साथ उनके मायके चली गई थी। आंटी अंकल अपनी बेटी को भूलकर मेरे आगे पीछे घूम रहे थे। मुझे पता चला कि भाभी का भाई भी ऑफिस से छुट्टी पर घर आया हुआ था। वो दूसरे शहर में रहता था। अब मेरे समझ में आ गया था कि भाभी का कौन सा ज़रूरी काम था। दरअसल वो अपने भाई के पास रहने आई थी। मैंने अपने भाभी के भाई को उनकी शादी में ही देखा था। उसके बाद वो कभी भी हमारे तरफ नहीं आए थे। भाभी के भाई का नाम पंकज था। वो बहुत अच्छा और विनम्र लड़का था। वो भाभी से कहता, प्रिया मैं तुम्हें इतनी सैर कराऊंगा कि तुम थक जाओगी। मैं भी बहुत खुश होगी और बोली, मैं भी सूरत की सैर करना चाहती हूँ। उसने मुस्कुरा कर कहा, तुम भी हमारे साथ चलो। मैं, भाभी और पंकज खूब सैर करते थे। हर दिन सैर सपाटा होता था। मुझे पंकज अच्छा लगने लगा था। मुझे लग रहा था कि मेरी शादी बस उसी के साथ ही होनी चाहिए। एक दिन भाभी बोली, शीला तुम अच्छे से तैयार हो जाना, आज हम पंकज के मंगेतर से मिलने चलेंगे। मुझे तो भाभी की बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ था। मैं बोली, भाभी आप ये क्या कह रहे हैं? पंकज की मंगेतर कहाँ से आ गई? पीछे से पंकज की आवाज़ भी सुनाई दी। वो बोला, कुछ महीने पहले ही मैंने अपने पसंद की मंगनी कर ली थी। लड़की को प्रपोज करके अंगूठी भी पहना दी थी। अब मैं घर वालों को रीना के माता पिता से रिश्ता मांगने के लिए भेज रहा हूँ। मैं झट से बोली, नहीं पंकज, भाभी ऐसा कुछ नहीं करेगी, क्योंकि
मैं आपको पसंद करने लगी हूँ। आपकी शादी होगी तो सिर्फ मुझसे ही होगी। पंकज के माथे पर बल पड़ गए थे। वो बोला, मुझे ये फिजूल की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तुम छोटी बच्ची हो, बच्ची बनकर रहो। आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी कोई बात ना सुनूं। और आज तुम भी अपनी भाभी के साथ मेरे मंगेतर के घर जाओगी। समझ में आया? पंकज ने मेरे साथ बड़ी तेजी से बात की थी। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए थे। मैं कुछ बोले बिना ही कमरे में चली गई और अंदर से कमरा बंद करके रो रही थी। इस तरह कमरा बंद करने की वजह से भाभी के परिवार को मेरी चिंता होने लगी थी। भाभी की डरी डरी सी आवाज़ आ रही थी। वो मुझे भगवान की कसम खिला रही थी। वो मुझे विनती कर रही थी कि शीला दरवाज़ा खोल दो। फिर भाभी के माँ पिताजी भी दरवाज़ा खटखटा रहे थे। पंकज ने दरवाज़ा खटखटाया और बोला, शीला दरवाज़ा खोल दोगी तो मैं तुम्हें समुद्र के किनारे ले जाऊंगा। मैंने अपने आंसू पोंछ दिए और जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। भाभी ने भी मुझे गले लगा लिया और मुझे प्यार करने लगी और बोली, शीला तुमने तो आज मेरी जान ही निकाल दी थी। अंकल आंटी भी मुझे समझाते रहे कि शीला इस तरह बात बेबात पर नाराज़ होकर खुद को कमरे में बंद नहीं करते। मैं भाभी की नंद थी, जानती थी कि मेरा पलड़ा भारी था। शाम को पंकज मुझे अपने साथ ले गए थे। समंदर के किनारे बैठकर पंकज बोला, शीला जिंदगी फूलों की सेज नहीं है, इसमें कांटे भी होते हैं और उनको बर्दाश्त भी करना पड़ता है। हम इंसान हैं, यह हमारे ज़िंदगी का इम्तिहान काल है। तुमने आज तक बहुत सुकून देखा है अपनी ज़िंदगी में, जबकि मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। मैं रोजी रोटी के लिए दूसरे शहर में रहता हूँ। मैं अपने माता पिता से दूर रहता हूँ। मैं अपने दैनिक जीवन में और भी कई कठिनाइयों को झेलता रहता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में सिर्फ एक ही खुशी है, रीना। तुम उसको मत छीनो। तुम्हारी ज़िंदगी का भी संघर्ष शुरू हो चुका है। तुम मुझे पसंद करती हो, मगर मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा। तब तुम भगवान के करीब हो जाओगी। जीवन का चक्र ऐसे ही तो चलता है। तब तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। तब तुम खुली आंखों से भगवान के बनाए इस कुदरत के नियमों को देखोगी। तुम उन्हें महसूस करोगी और भगवान का शुक्रिया अदा करोगी। आज के बाद तुम मेरे लिए कभी जिद नहीं करोगी। अब तुम कल माँ पिताजी और अपने भाभी के साथ मेरा रिश्ता लेकर जाओगी। मैंने नाम सिर हिला दिया और बोली, पंकज मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ आपसे ही करूंगी। पंकज गुस्से से बोला, तुम्हें समझाना ही बेकार है। चलो उठो और घर वापस चलो। पंकज मुझे जबरदस्ती घर ले गया था। मैंने रात का खाना भी नहीं खाया था। मैंने रोते हुए अपने भाई को फ़ोन कर दिया था और बोला, आप मुझे यहाँ से आकर ले जाए, यहाँ मेरा दिल नहीं लग रहा है। भाई बहुत परेशान हो गए थे। वो मुझसे पूछते रहे, शीला बताओ तो सही कि बात क्या हुई है। मैंने कहा, आप सुबह बस मुझे लेने आ जाए, फिर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। भाई ने हाँ कह दिया तो मैं सो गई थी। अगले दिन भी मैंने अपने आप को कमरे में बंद रखा था। मेरे भाई 3 बजे आ गए थे। तब कहीं जाकर मैंने दरवाज़ा खोला। मैं भाई से लिपट कर रो रही थी। भाई बोले, क्या बात है, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? मैं बोली, बस आप मुझे घर ले चले, मैं वहीं जाकर सब कुछ बता दूंगी। भैया ने भाभी को तैयार होने को कहा। भाभी बोली, मैं अभी नहीं जाना चाहती, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रुक जाऊँ क्या? भैया ने नाम सिर हिला दिया था। वो बोले, नहीं तुम मेरे साथ ही चलोगी, जाकर पैकिंग करो। भाभी ने बड़ी दुखी मन के साथ पैकिंग और तैयारी कर ली थी। जाने से पहले मैं पंकज के कमरे में गई और बोली, आज मैं यहाँ से सिर्फ इसलिए जा रही हूँ ताकि आपकी बीवी बनकर फिर से यहाँ रहने आ सकूँ। पंकज बस मुझे देखते ही रह गया था। रास्ते भर भैया भाभी को बातें सुनाते रहे थे। वो बोले, मैंने तुम पे भरोसा करके अपने बहन को तुम्हारे साथ जाने की इजाज़त दी थी, तुमने तो शायद इसका ख्याल ही नहीं रखा। देखो तो कैसा बुरा हाल हो गया इसका। घर जाकर मैंने देखा कि माँ और पिताजी मेरी चिंता में सूखकर कांटा हो गए थे। मैं जानती थी कि मेरी ज़रा सी भी परेशानी पर पूरा घर परेशान हो जाता था। पिताजी ने मुझे गले लगाकर प्यार किया और बोले, शीला मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है, तुम क्यों रो रही हो? मैं बोली, पिताजी मैं अपने भाभी के भाई पंकज से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन उसने मेरे मुंह पर साफ इनकार कर दिया है। अब आप सभी लोग मिलकर उसे समझाएं ताकि वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। मेरी माँ बहुत खुश हो गई थी। वो बोली, ये तो बहुत खुशी की बात है, घर की बात घर में ही रह जाएगी। जिस तरह हमने प्रिया को अपनी बेटी बनाकर रखा है, बिल्कुल उसी तरह प्रिया के माता पिता भी हमारी शीला को अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। भाभी बड़ी परेशान हो गई थी। वो बोली, माँ जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन पंकज की मंगनी हो चुकी है,
वो जिस लड़की को पसंद करता है उसे उसने अंगूठी पहना दी है। अब माँ पिताजी जाकर बात पक्की करके आएंगे। मेरी माँ के माथे पर बल पड़ गए थे। वो बोली, तुमने तो एक गैरों वाली बात कर दी है प्रिया। लोगों की तो शादियां तक टूट जाती है, तो क्या तुम्हारा भाई अपनी सगाई नहीं तोड़ सकता? भाभी बोली, नहीं माँ जी, वो अपनी सगाई नहीं तोड़ सकता। वो रीना से बहुत प्यार करता है। माँ गुस्से में वहां से उठकर चली गई थी। माँ ने अब भाई से बात की थी। उनसे कहा था कि तुम प्रिया से कहो कि वो पंकज का रिश्ता मेरी बेटी से करे। अब हमारे घर में हर समय यही बहस चलती रहती थी। माँ ने भाभी से यहाँ तक भी कह दिया था कि अगर पंकज मेरी शीला से शादी नहीं करेगा तो मैं तुम्हें तलाक दिलवा दूंगी। अब भाभी भी बहुत परेशान हो गई थी। वो अपने मायके फ़ोन पर फ़ोन करती रहती थी, लेकिन उनकी बात किसी ने ना सुनी। एक दिन मैंने घर में ये धमकी दे दी थी कि मैं खुदकुशी कर लूँगी। उस दिन भाई ने भाभी को धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। वो बोले, अब तुम इस घर में तभी आ सकते हो जब पंकज शीला से शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। भाभी को अपने मायके गए सिर्फ 1 महीना ही हुआ था कि हमें खबर मिली कि पंकज की रीना से शादी हो गई है। अब तो हमारे घर में तूफान ही मच गया था। मैंने खाना पीना बंद कर दिया था। मेरी आंखों के साइड में डार्क सर्कल भी बन गए थे। माँ अब भाई से कहने लगी थी कि तुम अब प्रिया को तलाक देकर उसे छुटकारा पालो, तो उसे भी पता चले कि किसी की बेटी को दुख देकर कैसा लगता है। लेकिन इस बात पर भाई भी अड़ गए थे। वो बोले, नहीं, मैं हरगिज़ अपनी बीवी को तलाक नहीं दूंगा। भाई भाभी ने भी प्रेम विवाह किया था। अब वो अपनी बीवी को खोना नहीं चाहते थे। जब से माँ ने पंकज के रिश्ते के बारे में सुना था, वो तो पागल हो गई थी। उन्होंने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था, लेकिन मेरी माँ और पिताजी मेरे लिए सबसे अच्छा रिश्ता तलाश कर रहे थे। मेरी माँ तो बहुत से रिश्तों को खड़े खड़े ही रिजेक्ट कर देती थी। 3 महीनों की तलाश के बाद आखिरकार माँ पिताजी को मेरे लिए अजय का रिश्ता पसंद आ ही गया था। इन 3 महीनों में मेरे सिर से पंकज के प्यार का भूत भी उतर गया था। मैंने अजय की तस्वीर देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल राजकुमारों जैसी थी। माँ ने बताया था वो लोग बड़े ख्यातनाम हैं, समाज में उनका बड़ा नाम है। मैं बहुत खुश हो गई थी। अब मेरी शादी की तैयारी होने लगी थी। भैया ने माँ से कहा कि वे प्रिया को घर लाना चाहते हैं। माँ बोली, एक बार शीला इस घर से विदा होकर चली जाए, फिर जो जी में आए वो करना। कहीं ऐसा ना हो कि शीला प्रिया को देखकर इस रिश्ते से ही इनकार कर दे। मेरे बच्चे के जख्म फिर से हरे ना हो जाए। माँ की जीत के आगे भैया ने सिर झुका लिया था। मेरी शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू थी, क्योंकि ये हमारे घर की आखिरी शादी थी, इसलिए शादी बड़ी धूमधाम से की जानी थी। आखिरकार मेरी विदाई का दिन भी आ ही गया था। मैं अपने राजकुमार जैसे पति को अपने पास बैठा देखकर मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करती रही थी। जब विदाई का समय आया तो पिताजी मेरे सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटी, अब हमने तुम्हारी शादी कर दी है, अब उस घर से तुम्हारी अर्थी उठनी चाहिए। मैंने भी पिताजी को भरोसा दिलाया था कि मैं अपना घर बसाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगी। ससुराल में कुछ रस्में हुई थी और फिर मेरी सास मुझे मेरे कमरे में छोड़ गई थी। मैं अपने दहेज में आए पलंग पर जाकर बैठ गई थी। जब मेरे पति अजय कमरे में आए तो मैंने शर्मा कर अपनी नज़रें झुका ली थी, लेकिन अजय ने ना तो मेरी तारीफ की थी और ना ही मुझे नज़र भर कर देखा था। उसने मुझसे अपनी भावनाओं को भी नहीं बांटा था कि उसने किस तरह ये दिन गिन गिन कर काटे थे। अजय बस सिर्फ इतना बोले थे, शीला, मेरी माँ की हर बात मानना। थोड़ी देर बाद ही मेरी सास भी कमरे में आ गई थी। मेरी सास ने आते ही यह हुक्म जारी कर दिया था, तुम अपने पलंग से उतरो। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था। अजय बोले, शीला, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैं हड़बड़ाकर अपना भारी भरकम लहंगा संभालती हुई उठ खड़ी हो गई थी। मेरी सास ने नौकरानी से कहा, यह पलंग बाहर ले जाओ, और खुद मेरे लिए जमीन पर एक चादर बिछाकर बोली, आज रात तुम इसी चादर पर सोओगी। हमारे यहाँ ये रिवाज है कि नए नवेली दुल्हन चादर पर ही सोती है। मुझे अपनी सास की बात बिल्कुल भी पसंद ना आई थी, लेकिन अजय के बारे में सोच के चुप हो गई थी। मैं लाड़ प्यार में पली लड़की जमीन पर बिछी चादर पर कैसे लेट सकती थी? सास के जाने के बाद मैंने अजय से शिकायत की थी। मैं बोली, मुझे जमीन पर लेटने की आदत नहीं है। तो गुस्से में बोले, शीला, मुझे ज़्यादा शिकायत करने वाली औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं चुपचाप जमीन पर बैठ गई थी। तभी मेरी सास एक बार फिर से कमरे में दाखिल हुई और बोली, बहू, ये अपने सोने के गहने भी मेरे पास दे दो। मैंने जल्दी से सोने के गहने भी दे दिए तो मेरी सास बाहर निकल गई और मैं एक बार फिर से चादर पर बैठ गई थी। लेकिन चादर पर बैठते ही मुझे इतनी नींद आने लगी थी
कि मैं बेबस होकर एक तरफ गिर पड़ी थी। सुबह मेरी आंख बहुत देर से खुली थी। मैंने चारों ओर देखा तो कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन जैसे ही चादर पर नजर पड़ी तो पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी, क्योंकि वहां पर एक खत पड़ा हुआ था। मैंने कांपते हाथों के साथ वो खत खोल कर देखा था तो उस पर लिखा था, शीला, तुम्हें ये खत पढ़कर बहुत दुख होने वाला है। मैं जानता हूं कि तुम रोओगी, पीटोगी, तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन मैं तुमसे सच छुपाना नहीं चाहता। मैं अजय नहीं हूं। मैंने तो अजय का बहुरूप धारण किया था। मैं एक लुटेरा हूं, और जो औरत मेरी माँ बनकर तुम्हारे घर आई थी वो ना तो मेरी माँ है और काम वाली मेरी नौकरानी भी नहीं है। हम तीनों एक गैंग का हिस्सा है। मेरी शक्ल सूरत अच्छी है, इसलिए हमने ये धंधा अपना रखा है कि हम लोगों के घरों में जाकर रिश्ते मांगते हैं। शादी के बाद लड़की की विदाई करके उसे घर भी ले आते हैं, मगर लड़की को बेहोशी की दवा सुंघाकर उसे बेहोश करके सब कुछ लूट कर ले जाते हैं। तुम्हारे दहेज की एक एक चीज हम लेकर जा रहे हैं, साथ ही तलाक के कागजात भी पड़े हैं। तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो, लेकिन तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं है। तुम जिस तरह मासूम विदा होकर आई थी, अब भी वैसे ही मासूम हो। अपना ख्याल रखना। ये खत पढ़कर मुझे चक्कर आने लगे थे। मेरे आजू बाजू के दरवाजे और दीवारें गोल गोल घूमने लगी थी। मैंने कमरे की जांच की तो चादर जिस पर मैं सोई थी उसके अलावा कमरे में कुछ भी नहीं पड़ा था। मैंने जल्दी से अपना मोबाइल ढूंढा ताकि पिताजी को कॉल करके बुला लूं, लेकिन मेरा मोबाइल भी वो लुटेरे अपने साथ ले गए थे। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। तभी मेरी आंखों के सामने प्रिया भाभी की भी शक्ल आ गई थी। वो मुझसे पूछ रही थी, शीला, मैंने तुम्हें हमेशा प्यार दिया, इज्जत दी, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? तुम्हें क्या लगता है कि जो बिना वजह का दर्द सहता है उसकी हाय बेकार जाती है? तुम्हें मालूम नहीं है, पीड़ित की हाय तो आसमान तक जा पहुंचती है। शीला, तुम्हें मेरी हाय लग गई है, अब तुम भुगतो ये सब। मैं जमीन पर बैठकर कई घंटों तक रोती रही थी, फिर बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर उठकर खड़ी हो गई थी। जब मैं बाहर आई तो मुझे जल्दी एक टैक्सी मिल गई थी। मैं घबराई हुई घर पर पहुंची तो मेरे घर में अफरा तफरी मची हुई थी। पिताजी ने मुझे डांटा और पूछा कि शीला, बताओ तो सही, हुआ क्या है? मैंने पिताजी को ए से लेकर जेड तक की पूरी कहानी सुना दी थी। माँ अपना सिर पीट कर रह गई थी। मैं भागकर भाई के पास गई और बोली, भाई, आपको मेरी कसम है, भाभी को घर ले आए। मैंने उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है, उसी की ये मुझे सज़ा मिली है। मेरे भाई ने मुझे गले लगाकर दिलासा दिया था। मेरी जिद पर भैया भाभी को शाम तक घर ले आए थे। मैंने भाभी के सामने हाथ जोड़ दिए थे। मैंने रो रो कर उनसे माफ़ी मांगी थी। माँ ने भी भाभी से माफ़ी मांग ली थी। भाभी ने मुझे गले लगाते हुए कहा, तुम तो मेरी बहन हो, मैंने कभी भी तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोचा। तुम फिक्र मत करो, भगवान सब कुछ अच्छा करेंगे। पंकज के घर बेटी पैदा हुई थी। सभी बहुत खुश थे। पंकज और उसकी बीबी की जोड़ी पूरे खानदान के लिए मिसाल थी। मेरे दिल में बड़ी गहरी उदासी फैल गई थी। काश पंकज मुझे अपना लेता तो मुझे इतना तो दुख ना देखना पड़ता। उन्हीं दिनों में भाभी की एक सहेली अपने इकलौते भाई के लिए मेरे लिए रिश्ता लेकर आई थी। माँ बाप को रिश्ता पसंद आ गया था तो मैंने भी सिर झुका लिया था, लेकिन इस बार मैंने दिल में कोई उम्मीद नहीं पाली थी। करते कराते विदाई का दिन भी आ गया था। मैं नीलेश की दुल्हन बनकर बैठी थी। नीलेश ने मेरा घूंघट उठाया तो मेरी तारीफ करते नहीं थका था। जैसे जैसे दिन बीतते गए मुझे ये स्पष्ट होता गया कि नीलेश एक बहुत ही अच्छा इंसान और एक अच्छा पति है। उनकी संगति ने मेरे सारे दुख दर्द दूर कर दिए हैं। मैं उनके साथ बहुत ही खुश हूँ और मैंने अपनी ज़िंदगी में यही सबक सीखा है कि इंसान किसी भी चीज़ में अच्छा हो या ना हो, बस वो इंसानियत में अच्छा होना चाहिए। भगवान किसी भी इंसान पर किया हुआ जुल्म बर्दाश्त नहीं करता और किसी के साथ की गई भलाई को भी नज़रअंदाज नहीं करता। तो भाइयों और बहनों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो भाइयों और बहनों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भाइयों और बहनों।